हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और ये फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है पीएचडी एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि पीएचडी करने जा रहे हैं। रिटन एग्जामिनेशन आपका हो चुका है। जैसे कि मैं 2 यूनिवर्सिटी की बात करूँ, उत्तराखंड के अंदर जो मेजर 2 यूनिवर्सिटी हैं आपकी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा, दोनों के यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा चुका है और उसके आगे की प्रोसेस को यहाँ पे अभी कंटिन्यू किया जाना है। तो कैसे कैसे आगे की प्रोसेस होने वाली है, क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी, इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं, कितनी यहाँ पे फीस होने वाली है, सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि कोई भी अगर मैं वीडियो इससे रिलेटेड डालूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से देखिए, जो पीएचडी का एंट्रेंस हुआ था, पीएचडी का एंट्रेंस आपका अलग अलग डेट्स को हुआ था, एसएसजे यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के बीच में। तो दोनों यूनिवर्सिटी का रिजल्ट, जो रिटर्न का रिजल्ट है एसएसजे यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे आ चुका है। बट जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल है उसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। बट उसकी जो प्रोसेस है दोनों की सेम ही रहने वाली है। तो जैसे रिजल्ट आप लोगों का आ गया है, तो इसके अंदर जो जनरल की हम बात करते हैं, इंटरव्यू उसके बाद कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जनरल के लिए जो आपकी पासिंग लिमिट है वो है 50 मार्क्स की, क्योंकि 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हुआ था यहाँ पे। तो 50% एटलीस्ट आपको सिक्योर करने पड़ते हैं इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। और अकॉर्डिंगली आपका जो इसके मार्क्स होते हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे होते हैं। तो उसका आप चेकआउट कर सकते हैं कितनी आपकी पासिंग मार्क्स उसके अंदर हैं। तो ये तो बात हो गई कि जिनके इस क्राइटेरिया को जो पूरा कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर अपलोड होगा और वो लोग इंटरव्यू में अपीयर होने लायक यहाँ पे हो जाएंगे। पहली बात तो ये। अब उसके बाद ये बात आती है कि आप लोग बार बार एक चीज़ पूछ रहे हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली, कट ऑफ क्या रहने वाली। तो देखिए, कट ऑफ तब तक डिसाइड नहीं हो सकती है जब तक आप इंटरव्यू में अपीयर ना हो जाए, और क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ में कितने लोगों के कैसे कैसे मार्क्स हैं यहाँ पे और इंटरव्यू में वो कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। और दूसरी चीज़, कट ऑफ के लिए इसमें एक और फैक्टर ये भी है कि इसमें जो जेआरएफ है, जो नेट जेआरएफ है आपके, तो ये आरडीटी एग्ज़ाम जो आपका होता है, जो रिटर्न आपने दिया है, उससे एग्जामिनेट रहते हैं और ये सीधे आपके इंटरव्यू में यहाँ पे अपीयर होते हैं। तो इनके लिए भी कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके का वहाँ पे ये फैक्टर बनता है कि इन्होंने तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, फिर ये जाकर डायरेक्ट इंटरव्यू में जाते हैं, तब जाके आपकी मेरिट यहाँ पे बनती है। तो इनको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आपके नेट जेआरएफ के सर्टिफिकेट के बेस पे यहाँ पे दिए जाते हैं, प्लस जो इंटरव्यू आप लोग यहाँ पे फेस करते हैं। तो इंटरव्यू तो दोनों को फेस करना पड़ता है, चाहे नेट जेआरएफ है आपका या खाली आपका नेट है, या तो फिर आपका नेट भी नहीं है, तब भी आपको इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ता है। और दोनों कंसोलिडेटेड आपका मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटाइल में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो नॉर्मलाइज किया जाता है। उसका जो 70 और 30 का पोर्शन होता है ना, 70 और 30 के रेशियो में बांटा जाता है, यानी कि 70% आउट 100 को 70 के पर्सपेक्टिव में लाया जाता है, और जो 30 मार्क्स होते हैं वो आपके इंटरव्यू के यहाँ पे होते हैं। तो टोटल कंसोलिडेट करके इसको 100 पे लाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे रिजल्ट से रिलेटेड। तो जितने भी कैंडिडेट ने क्वालिफाई एग्ज़ाम किया है वो ज़रूर यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए, क्योंकि काफ़ी लोग आप में से पूछ रहे हैं कि मेरे 54 मार्क्स हैं, 56 मार्क्स हैं, तो मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँ या ना जाऊँ। तो सॉरी, मेरी यही एडवाइस है कि इंटरव्यू में आपको अपीयर होना चाहिए। उससे काफ़ी आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, नेक्स्ट टाइम के लिए आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर होते हैं, साथ में आपको पता चलता है कि किस तरीके की चीज़ें वहाँ पे काम कर रही है, तो आपके लिए आगे आने वाले टाइम में ईजी हो जाती है चीज़ें। और उसके अलावा कुछ भी ना मिले तो एक्सपीरियंस आपको ज़रूर मिलता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलता है। तो मैं तो यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आपका एंट्रेंस क्वालिफाई है तो आपको इंटरव्यू के लिए अगर कॉल लेटर आता है तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए। अब बात करते हैं इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। देखिए, जो रिजल्ट आपका आया है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स जो आपका आया है, या जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है और इट इज़ लाइकली टू बी डिक्लेयर विद इन 1.5 वीक, हम कह सकते हैं 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये आपका डिक्लेयर होने के चांसेस हैं जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है, क्योंकि उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग भी इसके अंदर की जाती है और इस बार तो काफ़ी डिले हो गया है ये। तो इसके बाद आपको क्या किया जाता है, जितने भी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए इंटरव्यू कॉल लेटर यहाँ पे अपलोड होता है। और अपलोड कहाँ पे किया जाता है, वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे किया जाता है, और जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, और जो एसएसजे यूनिवर्सिटी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे कौन से सेक्शन में जाना है, आपको जो RDET वाला सेक्शन है उस सेक्शन में आपको जाना पड़ता है। अभी इसके अंदर वेबसाइट वर्क नहीं कर रही, क्योंकि मैं वेबसाइट अभी खोल के देख ही रहा था, तो अभी वेबसाइट में सर्वर डाउन चल रहा है दोनों जगह का। बट
यहाँ पे जब इंटरव्यू के कॉल लेटर आपके अपलोड होंगे तो मैं आपको पूरे प्रोसेसिंग इसकी भी समझा दूंगा। आरडीटी के अंदर यहाँ पे पीएचडी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है और रिसर्च से बेसिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें एमएड भी आपका होता है एक पोर्शन। तो ये टोटल आपका इसके अंदर एक अलग से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर आप जाएंगे और अपने लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है उसके बेसिस पे आपको अप्लाई कर वहाँ पे लॉगिन करना है। अगर लॉगिन करने के बाद जिस दिन इंटरव्यू की डेट यहाँ पे आती है तो इंटरव्यू की डेट से पहले आपको एक अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे अपलोड किया जाएगा आपके पोर्टल पे। तो वहाँ पे जो आपको 300 रुपीज़ का, जैसा कि लेटर में बताया गया है एसएसजी यूनिवर्सिटी की, तो 300 रुपीज़ का आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। उस फीस को पेमेंट करने के बाद ही आप इंटरव्यू लेटर को डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस आपके इंटरव्यू लेटर को डाउनलोड करने की। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, उस पर आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चनिंग यहाँ पे हो सकती है। देखिए, पहले भी मैंने जो बताया था आपको, यही बताया था। सबसे पहली चीज़ तो मेजर जो पॉइंट बनते हैं वो आपके रिसर्च के पार्ट से बनते हैं। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपकी है सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, क्योंकि आप कर ही रिसर्च के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे इंटरव्यू रहे हैं। वहाँ पे आप रिसर्च करने के लिए ही बेसिकली एडमिशन ले रहे हैं पीएचडी के अंदर। तो रिसर्च तो आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। उसके अलावा किसी अगर सब्जेक्ट में, जैसे अलग अलग टीचर्स की अपनी अपनी सब्जेक्टिविटी होती है, जो इंटरव्यूअर होता है पूरा पैनल आपको मिलेगा, 5 से 6 लोगों का पैनल आपको मिलेगा इंटरव्यू के लिए। और उस इंटरव्यू में अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग इंटरव्यू यहाँ पे होगा। जैसे आप कॉमर्स का अलग डिपार्टमेंट में होगा या अलग रूम में होगा, और उसके अलावा जो फर्दर सब्जेक्ट हैं उनका भी अकॉर्डिंगली अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट या अलग अलग रूम में यहाँ पे देखने को आपको इंटरव्यू मिल जाएगा। और उसके साथ ही डेट भी आपकी अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं सभी सब्जेक्ट के एक ही दिन हो जाए, ऐसा नहीं होता। बेसिकली 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, और जिसके अंदर यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो सारे उनको मैनेज करने पड़ते हैं। तो ये पैनल के अंदर जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं वो लोग अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि आपकी कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ है, तो उस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चनिंग हो। तो आपको दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना। पहली चीज़ तो रिसर्च से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके अंदर रिसर्च की प्रोसेस जो आपकी होती है, इसकी डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एमसीक्यू भी मैंने करवाए हुए हैं, और वैसे भी मैंने यहाँ पे कुछ डेटा से रिलेटेड, स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड सारे मैंने लेक्चर अपने अपलोड किए हुए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे। और प्रीवियस जो पीएचडी का एक्सपीरियंस था मेरा, जब मैंने इनरोल किया था पीएचडी में, उसका एक्सपीरियंस का वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर कैसे इंटरव्यू में मैंने क्वालिफाई किया था या फिर मेरी क्या रैंक थी, ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं कि ये तो बात हुई क्वेश्चनिंग की। अब क्वेश्चनिंग जैसे मैंने बताया कि आपको अलग अलग तरीके से हो सकती है। रिसर्च का तो प्रोसेस तो आपको एक तरीके से कंप्लीट आपको करके जाना है। थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर स्टेप की आपको रखनी है, चाहे आपकी डेटा कलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी हाइपोथेसिस से रिलेटेड हो, चाहे आपकी रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड हो। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप एक रिसर्चर बनने जा रहे हैं। आप एक रिसर्च स्कॉलर के फॉर्म में आप यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको जो पीजी लेवल पे पढ़ाई जाती है, तो वो चीज़ें तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपके कि जो सिनॉप्सिस की बात सबसे ज़्यादा आ रही है कि सिनॉप्सिस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है या नहीं है, जो कि हम यहाँ पे इसको रिसर्च प्रपोजल भी हम कहते हैं। जो रिसर्च प्रपोजल है बेसिकली वो सिनॉप्सिस से थोड़ा सा अलग होता है, बट आप एक नटशल में ये चीज़ें समझ सकते हैं। सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल को एक मान के आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस की मैं बात करूँ तो कहीं पे आपको सिनॉप्सिस का मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, अभी जो नोटिस मेरे पास था। अगर आपको ऐसा नोटिस कहीं पे दिखता है तो मुझे आप भेज सकते हैं। और वहाँ पे सिनॉप्सिस की अलग से कोई बात नहीं की गई है, जैसे आपको अदर यूनिवर्सिटी के अंदर होता है कि आपको प्रॉपर बताया जाता है कि सिनॉप्सिस आपको बनानी है, इस फॉन्ट पे आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपको एक उसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास रखनी पड़ती है, ताकि वहाँ पे पीपीटी के फॉर्म में आप उसको प्ले कर पाएँ, अपना प्रेजेंटेशन भी आप वहाँ पे दे पाएँ। तो ये बात होती है अदर यूनिवर्सिटी की। बट कुमाऊं के अंदर और एसएसजी यूनिवर्सिटी के अंदर, इन दोनों के अंदर मैंने यहाँ पे कहीं पे ऐसा देखा नहीं कि सिनॉप्सिस की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी की हुई है। तो सिनॉप्सिस आपका एक तरीके से यहाँ पे ऑप्शनल है, बट आपको इंटरव्यू अगर अपना एक तरीके से थोड़ा आपको इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए सिनॉप्सिस आप तैयार कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों में हेल्प करता है आपका। पहली चीज़ तो ये कि जो क्वेश्चन वहाँ पे हैं, ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन आपसे रिसर्च से पूछे जाएंगे या टॉपिक से, किसी इंटरेस्टेड टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे आप तैयार रहेंगे, क्योंकि आपने सिनॉप्सिस पूरी बनाई हुई है। और जब सिनॉप्सिस आप बनाते हैं
तो उसके अंदर सभी आपके स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं जो भी आपके रिसर्च के अंदर, थेसिस के अंदर यहाँ पे होते हैं। तो उससे आपको हेल्प ये मिलती है कि आपको नॉलेज हो जाती है रिसर्च की प्रोसेस की पूरी, और वहाँ पे जो क्वेश्चन होती है उस क्वेश्चन को आप काउंटर कर सकते हैं ईजिली। तो सबसे पहले बड़ा बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट आपका ये रहता है कि वहाँ पे अगर आप कहेंगे कि मैं ऑलरेडी अपने इस पे किसी एक टॉपिक पे काम कर रहा हूँ और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है सामने जो आपके इंटरव्यूअर बैठे हैं वो इम्प्रेस होते हैं कि हाँ इन्होंने, अगर ये डेडिकेशन है इनका कि ये लोग इस पर काम कर लें ऑलरेडी, तो मतलब एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आपका पड़ेगा कि नहीं आप ऐसे ही नहीं आ गए हैं, आप लोग पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका कुछ मार्क्स में यहाँ पे चेंजेस कर सकता है इंटरव्यू के दौरान। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने खुद की सिनॉप्सिस यहाँ पे बनाई हुई थी। अगर वहाँ पे देखिए हमारे जो इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर मैं फ्रेंकली बात करूँ तो हमारे इंटरव्यू के अंदर एटलीस्ट जो 200 के अराउंड यहाँ पे स्टूडेंट्स आए थे इंटरव्यू के लिए जो आए हुए थे, और सीट्स थी अराउंड 32 के अराउंड सीट्स यहाँ पे हुआ करती थी। तो उसके अंदर मुझे जितना मैंने ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो 8 से 10 पीपल के अराउंड थे जो सिनॉप्सिस बना के लेके आए थे। 8 से 10 ही लोग थे जो सिनॉप्सिस बना के लाए हुए थे, बाकी लोग बिना सिनॉप्सिस के यहाँ पे आए हुए थे। तो ये कंपलसरी कहीं पे नहीं है कि आप लोगों को सिनॉप्सिस बनानी ही बनानी है, रिसर्च प्रपोजल बनाना ही बनाना है, बट एक अपनी नॉलेज के लिए, एक इफेक्टिवनेस के लिए आप यहाँ पे इसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बाद में जब आप इनरोल हो जाएंगे, एडमिशन करेंगे, एडमिशन के बाद आपकी कोर्स वर्क होगा, कोर्स वर्क के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, डिजर्टेशन होगा, सारी चीज़ें होंगी, फिर आपकी सिनॉप्सिस होनी है जिसमें आरडीसी आपकी होती है। तो वहाँ पे आपको सिनॉप्सिस की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। बट अभी बेसिक नॉलेज अगर आपको सिनॉप्सिस की अभी पता चल गई तो आगे आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगी सिनॉप्सिस को बनाने में। तो ये सारी बात थी आपकी इससे रिलेटेड। और फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यहाँ पे लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली जो जितने भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे के सारे एकेडमिक जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास हैं उनको तो आपको साथ में रखना ही है। साथ में एक जेरोक्स कॉपी भी आपको साथ में रख लेनी है। सभी डॉक्यूमेंट्स की एक ओरिजिनल कॉपी और दूसरा जेरोक्स कॉपी आपको अपने इंटरव्यू के लिए साथ में रखनी है। क्योंकि जेरोक्स कॉपी आपकी जो है वहाँ पर रिसेप्शन में जमा हो जाती है, जहाँ पे से आपका एक तरीके से आपको कॉल किया जाता है, और ओरिजिनल कॉपी आपको इंटरव्यू के दौरान अंदर यहाँ पे दिखानी पड़ती है, जिसमें आपका नेट का सर्टिफिकेट है या एकेडमिक सर्टिफिकेट, पीजी लेवल का सर्टिफिकेट है, आपके हाई स्कूल का इंटर का सर्टिफिकेट है। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। मतलब आप पूरे अपने डॉक्यूमेंट की जो फाइल है उसको साथ में रख सकते हैं, बट जेरोक्स आप उसका एक कॉपी आप सारे डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे करवा लीजिए। ये मैं आपको एडवाइस देता हूँ क्योंकि वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट होने वाले हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा जो रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कैसे आप लोग रिसर्च प्रपोजल को तैयार करेंगे। देखिए पहले तो आपको सबसे पहले, जैसे आप में से काफ़ी लोग मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे कि सर किस टॉपिक पे बनाएं। देखिए इसके लिए टॉपिक आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है ना, उस चीज़ पे आप अपने रिसर्च प्रपोजल को बनाइए, क्योंकि उस पर आपके कमांड होनी चाहिए। किसी भी सेक्टर से हो सकता है, वो जैसे फाइनेंस सेक्टर से हो सकता है आपका, इसके अलावा आपका मैनेजमेंट सेक्टर से हो सकता है, इसके अलावा आप एक तरह बैंकिंग सेक्टर पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं, जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। किस तरह की स्टडी आपको ठीक लगती है, मतलब ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप एक एनालिटिकल स्टडी करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं, या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको खुद का इंटरेस्ट एक बार देखना पड़ेगा कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, यानी किस तरह की आप रिसर्च करने में यहाँ पे कैपेबल हैं। तो ये सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, जो सर्टेन स्टेप्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन तो साथ में देंगे ही, टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि आप क्यों इस पे स्टडी करना चाहते हैं, आपके क्या ऑब्जेक्टिव हैं इस पे स्टडी करने के। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इसके अंदर होती है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि आप लोगों को ये स्टडी करने के लिए कहाँ से मोटिवेशन आता है, यानी कि क्या चेंजेज आ जाएंगे अगर आप लोग ये स्टडी करेंगे तो, और उससे पहले और बाद में क्या चेंजेज हैं। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। बाकी चीज़ें मेथडोलॉजी थोड़ी बहुत आप एक तरीके से डाल सकते हैं, जिसके अंदर डेटा कलेक्शन आप कैसे करेंगे, प्राइमरी सोर्सेज का यूज कर रहे हैं या सेकेंडरी सोर्सेज का यूज कर रहे हैं या दोनों सोर्सेज का आप यूज कर रहे हैं, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अगर आपको अच्छी एक इफेक्टिव सिनॉप्सिस यहाँ पे तैयार करनी है। और उसके अलावा यहाँ पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको करना ही पड़ेगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा जो टॉपिक आपने चूज किया हुआ है तो उस टॉपिक पे ऑलरेडी कितना काम यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे कोई रिसर्च गैप तो नहीं रहा है।
तो उस पर आपको फर्दर स्टडी करनी है। यानी कि आपको एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टडी जो हो चुकी है उसको आपको रिपीट नहीं करना है। रिसर्च का मतलब ये होता है कि कुछ नया आपको करना है या कुछ गैप आपको ढूंढना है जिस पे स्टडी होने से रह गई। तो इसके लिए आपको 5 से 7 मैं रिकमेंड करता हूँ कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करना है ये चीज़ें भी इसका भी एक तरीका होता है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। और फिर उसके बाद थोड़ा डेटा एनालिसिस के टूल आप डाल सकते हैं कि किस तरीके से डेटा हम एनालिसिस करेंगे। और ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं ना, पायलट स्टडी जिसको बोलते हैं, कि आपको इसके अंदर एक अजम्पशंस लेके चलने हैं, एक बेसिकली आपको एक फ्रेमवर्क अपने दिमाग में बना के चलना है कि हम ऐसे काम करेंगे। ठीक है, और तो ये पूरा जो एक तरीके का आपका बन गया है वो आपका प्रपोजल बन गया है कि आप एक तरीके से प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं कि हम ये चीज़ें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करने वाले हैं। तो इस सिस्टमेटिक वे में जो आपने चीज़ें करी हैं, जो बना दी हैं आपने रिटर्न फॉर्म में, वही आपका रिसर्च प्रपोजल का फॉर्म हो जाता है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स को आपको आगे पीछे नहीं करना है, इनको आपको एज इट इज़ फॉलो करना होता है स्टेप्स को। तो उन स्टेप्स को आप देख सकते हैं। तो ये सारी बात हुई आपके सिनॉप्सिस से रिलेटेड और जो आपके रिसर्च के जो इंटरव्यू से रिलेटेड। और इसके अलावा इंटरव्यू में बाकी चीज़ें कुछ नहीं होती। अगर आपका इंटरव्यू हो गया उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद आपको जो एक तरीके से रिजल्ट में आपका अगर मेरिट में नाम आ गया तो फिर आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके एक तरीके से ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा और इंटरव्यू के अंदर हो जाएगा, तो मैं एक एडवाइस आपको देना चाहता हूँ कि अपने किसी गाइड को, किसी प्रोफेसर के अंडर, जिसके अंडर आप करना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रोफेसर आपको चूज करना पड़ेगा। आप अभी से ढूंढ लीजिए कोई प्रोफेसर जो आपको पीएचडी करवा सके, जिसके अंडर आप पीएचडी कर सको। तो वहाँ पे आपको एक तरीके से कन्वीनियंस हो जाएगी आपको, क्योंकि पहले से अगर आपने बात की हुई है किसी से तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं वहाँ पे। और इंटरव्यू के अलॉटमेंट के दौरान, और आपको जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे भी पूछा जाता है कि क्या आपने किसी प्रोफेसर से बात की हुई है, क्या आपके किसी टीचर से बात हुई है कि आप उनके अंडर यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप पहले किसी से बात कर लें, या पता करके आप पता कर सकते हैं कि किसके अंडर यहाँ पे आपके लिए सूटेबल रहने वाला है। और तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रायरली सेट कर सकते हैं। ये एडवाइस है, फर्दर एडवाइस है। नहीं भी करेंगे तो भी आपको कॉलेज तो अलॉट हो ही जाएगा, बट वो फिर उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा। तो ये सारी बातें थी जिसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा फर्दर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई के थ्रू उसका आंसर आपको दे दूंगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।